आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बाईस जून गुरुवार के इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं नितिन ठाकुर। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार कह रहे हैं कि वो राज्य के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं चाहते। ये वही पवार हैं जो सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कह रहे थे कि वो राज्य की जिम्मेदारियों से काफी खुश हैं। तो क्यों बदला है अजीत पवार का रुख और यहां से उनकी पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है? उधर एंटीबायोटिक्स के धड़ल्ले से इस्तेमाल के चलते बीमारियां बढ़ गई हैं। भारत वो तीसरा देश है जहां ऐसी बीमारियां सबसे ज्यादा हुई। ऐसा हुआ क्यों और रुकेगा कैसे? और आधे असम में बारिश ने बाढ़ बरपा दी है। जायजा लेंगे क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आसमान की ओर ताक रहे हैं कि बारिश कब बंद हो। आखिर में बात समंदर में खो गई उस सबमर्सिबल की जो डूबे हुए टाइटैनिक का मलबा दिखाने निकली थी। सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और किस तरह होता है, ये दोनों बातें जानेंगे। फिर आएगा भौचक, लाएंगे जमशेद कमर सिद्दीकी। मगर पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले आप का अल्टीमेटम, कहा केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस साथ दे वरना कल की बैठक में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची, कल विपक्षी दलों की बैठक में होंगी शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का ऐलान, कहा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो ओबीसी को देंगे 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, असम के 20 जिलों में बाढ़, 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मणिपुर में भीड़ और सेना के बीच फायरिंग, अमित शाह 24 जून को करेंगे ऑल पार्टी मीटिंग। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, AK-47 की 12 राउंड गोलियां और 1 ग्रेनेड बरामद। पटना में लालू यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात, ममता ने कहा बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। और टाइटन पनडुब्बी का ऑक्सीजन खत्म, 5 अरबपति अब तक लापता। ये है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। 1 महीने पहले तक अपनी जिम्मेदारियों से काफी खुश एनसीपी नेता अजीत पवार अब कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं चाहते, वो भी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर और शरद पवार की मौजूदगी में। इतने सालों तक सब जगह काम किया। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरा विपक्ष का नेता बनने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन विधायकों ने आग्रह किया, इसलिए मैंने 1 साल के लिए ये पद संभाला। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सख्त नहीं हूं, तो अब क्या मैं जाकर उनका कॉलर पकड़ूं? मुझे अब इससे मुक्त कीजिए और संगठन की जिम्मेदारी दीजिए। जाहिर है ये अधिकार वरिष्ठ नेताओं का है, लेकिन मेरी यही इच्छा है। उनका यह बयान सियासी तौर पर चर्चा की वजह बना, लेकिन उनकी बहन और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इस बयान पर खुशी जताई। मला असं वाटतं, मला मनापासून आनंद है। मुझे दिल से खुशी है कि दादा की संगठन में काम करने की ख्वाहिश है। ये बहुत खुशी की बात है। संगठन में जितने मार्गदर्शन करने वाले नेता आएंगे, संगठन उतना ही मजबूत होगा। इसलिए जब दादा कहते हैं कि उन्हें संगठन में काम करना है, तो कैडर में भी अच्छा संदेश जाता है। अनेक वर्ष काम केलेलं आहे। सुप्रिया सुले के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर खुशी जता चुके अजीत के इस बयान से जाहिर है कि उनकी असंतुष्टि अभी खत्म नहीं हुई। चुनावों से पहले वो पद छोड़कर संगठन में जाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन के महाराष्ट्र कॉरेस्पॉन्डेंट धवल एस कुलकर्णी से। देखिए, ये मैं कहूँ पूरी तरह से अनपेक्षित नहीं है, क्योंकि जब शरद पवार साहब ने अपना इस्तीफे का निर्णय लिया था, उस निर्णय उसके बाद वापस भी लिया, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद कार्यकारी अध्यक्ष का पद निर्माण किया जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और सुप्रिया सुले उस पर आ जाएंगे। वैसे हो गया, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद अजीत पवार को पार्टी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको एक तरीके से प्लेकेट करने के लिए, क्योंकि अभी जो अध्यक्ष है एनसीपी महाराष्ट्र के, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र एक ही राज्य है, यहाँ पर एनसीपी काफी पावरफुल है,
तो जयंत पाटिल जो अभी महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं, तो वो और अजित पवार एक तरीके से एक दूसरे के स्पर्धक के तौर पे देखे जाते हैं पार्टी के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उस केस में, तो उसमें तो बिल्कुल जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो राजकीय पक्ष होता है, वो ज्यादा अहम है लेजिस्लेटिव पार्टी से, जो विधिमंडल पक्ष वो ज्यादा अहम होता है। तो इसलिए किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी पर अपना अस्तित्व जमाना है, अपना होल्ड जमाना बहुत जरूरी बन चुका है अजित पवार के लिए। और क्योंकि उस माध्यम से वो अपने लोग जो सपोर्टर्स है, अपने जो लॉयलिस्ट है, उन्हें पोस्ट भी दिलवा सकते हैं, अलग अलग पार्टी के अंदर टिकट भी दिलवा सकते हैं। इसे कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो अजीत पवार के जो समर्थक है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, और जयंत पाटिल के जो लॉयलिस्ट हैं, तो उन्हें बड़े पद दिए जा रहे हैं। तो अपने सपोर्टर्स को भी वो उस तरीके से खुश रख सकते हैं। तो मुझे लगता है अजित पवार इस माध्यम से काफी सारे पंछी एक ही पत्थर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। धवल, एनसीपी अजीत की इस मांग पर कैसे रिएक्ट कर रही है? बदले हालात में अजीत पवार का रोल शरद पवार अब कहाँ चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सुप्रिया सुले का रोल तो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ऐसी अटकलें तो लगाई जा रही थी, ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि शायद अजीत पवार के कुछ से किसी को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए, आज की तारीख में ऐसे देखा जाए तो महाराष्ट्र एनसीपी में सबसे पॉपुलर लीडर अजित पवार है। ये भी बात माननी पड़ेगी, सबसे ज्यादा एमएलए उनके साथ है। पर ये भी सही है कि उनके जो विरोधक है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर है, क्योंकि अजित पवार बात करने में काफी रफ है। जिस तरीके से वो लोगों से पेश आते हैं, बात करते हैं, तो काफी रफ तरीके से बात करते हैं। और एनसीपी को अगर देखा जाए तो बेसिकली एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि फ्यूडल किस्म के लोगों की पार्टी है, कि जो एक सरंजामशाही व्यवस्था से, सामंतशाही की व्यवस्था से आने वाले लोगों की पार्टी है। तो सभी नेताओं को या कार्यकर्ताओं को ये बात पसंद नहीं है कि किस तरीके से पेश आते हैं। तो वो बात भी है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मतलब आज ये तो बिल्कुल जाहिर है कि नेशनल पॉलिटिक्स में शरद पवार की जो ये है की लेगेसी जो है वो सुप्रिया सुले के पास जाएगी। लेकिन शरद पवार पूरी तरह से अजित पवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज उनके पीछे एमएलए का सपोर्ट है, उनके पीछे पार्टी का केडर काफी बड़े पैमाने पर है। तो उन्हें साथ लेके ही उन्हें चलना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या अब आगे हम एक बड़ी लड़ाई देखने को तैयार रहें, या फिर अभी अजीत पवार वेट एंड वॉच करेंगे? नहीं, देखिए, अभी ये तो बिल्कुल जाहिर है कि अजित पवार आगे चल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, क्योंकि 4 बार तो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो उसके लिए उन्हें ये देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो सत्ता में आ जाए, उसी वक्त सबसे ज्यादा एमएलए जो चुन के आएंगे वो उनके एनसीपी के आने चाहिए, वो भी उन्हें देखना पड़ेगा। और उसके लिए भी ये जो अध्यक्ष पद जो होगा महाराष्ट्र का, वो उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, संगठन को मजबूत करने की बातें हैं, तो वो सब कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इसलिए वो, जैसे मैंने कहा कि एक पत्थर से बाकी बहुत सारे पंछी मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धवल। इंटरनेशनल हेल्थ रिसर्चर्स की नई स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होने वाले इन्फेक्शंस में भारत तीसरे स्थान पर आता है। यह सर्वे 99 देशों में हुआ और सिर्फ भारत में ऐसी बीमारियों के 9 मिलियन केसेस मिले। जब हम एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं तब अंग्रेजी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पढ़ाई जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक लंबे वक्त की रेस में वही टिकता है जो बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदल ले। इंसान और जानवरों के अलावा इस थ्योरी को हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया भी फॉलो करते हैं। आप जब भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स खाने के लिए देते हैं और ये मेडिसिन आपके शरीर में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं उन्हें या तो मार देती हैं या फिर उसको बढ़ने से रोकती है। लेकिन हर छोटी मोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स का सेवन करना या उसके गलत इस्तेमाल से ये बैक्टीरिया दवाई के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं। ऐसे में एंटीबायोटिक दवा बेअसर हो जाती है, जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, गोनोरिया जैसी बीमारियों का इलाज करने में अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। साथ ही पेशेंट्स को लंबे वक्त तक हॉस्पिटल के खर्चे और महंगे इलाज की मार झेलनी पड़ती है। दवाइयों की खरीद को लेकर नियम होने के बावजूद इस रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। आप किसी भी केमिस्ट शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं खरीद सकते, लेकिन ये प्रतिबंध होने के बावजूद सिस्टम में कहाँ चूक हो रही है। हमने पूछा यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस में काम कर रहे डॉक्टर अविरल वत्स से। जी, प्रोबेबली जो आप कह रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम दवा केमिस्ट शॉप से नहीं खरीद सकते, ये थ्योरेटिकली शायद बात सच है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। आप केमिस्ट शॉप्स पे जाकर बहुत आसानी से ना सही, लेकिन आप एंटीबायोटिक्स खरीद सकते हैं इंडिया में। अगर मैं आपको यूके के साथ कंपेयर करूं तो नियर इम्पॉसिबल है, अगर मैं उसको 100% इम्पॉसिबल ना भी माने तो नियर इम्पॉसिबल है कि आपको ओवर द काउंटर केमिस्ट शॉप पे जाके एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगे। पहली बात तो ये जो सिस्टम में जो हमें बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके चलते हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को थोड़ा रोक पाएंगे। और भी बहुत चीज़ें हैं सिस्टम में करने वाली, जिसमें कि डॉक्टर्स की एजुकेशन, उनको रिपीटली एजुकेट करना पड़ेगा कि वायरल इन्फेक्शन के लिए जैसे एंटीबायोटिक्स ना दी जाएं। अभी कोविड होके हटा है और उसमें इतने एंटीबायोटिक्स दिए गए, हालांकि ये वायरल इन्फेक्शन था जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कॉमनली भी बहुत होता है, डायग्नोसिस वायरल इन्फेक्शन का होता है और उसके बाद एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लोग भी मांगते हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसे कई स्टेप्स हैं जो हम सिस्टम में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह बैक्टीरिया खुद को बदल रहा है, क्या हम अपनी एंटीबायोटिक दवाओं में बदलाव नहीं कर सकते? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ते केस देखते हुए क्या ऐसा करना ज़्यादा आसान नहीं है कि हम नए एंटीबायोटिक्स पर काम करना शुरू कर दें? जी देखिए, एंटीबायोटिक्स पे रिसर्च चलती रहती है, चल रही है। नए नए एंटीबायोटिक्स डीप सी स्पॉन्जेस वगैरह से ढूंढने की कोशिश चल रही है और एक दो नए एंटीबायोटिक्स आने की उम्मीद भी है, लेकिन ये रिसर्च बहुत लंबी होती है। 15-20 साल लग जाते हैं एक किसी नई दवा को, एंटीबायोटिक्स को आने में, और नए एंटीबायोटिक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जितने जो नई मेडिसिन आएंगी वो काफ़ी महंगी भी बहुत होंगी। तो ऐसा नहीं है, नए एंटीबायोटिक्स आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम है। तो इसके चलते एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस को हमें डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2050 तक एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से जो डेथ्स हो रही हैं, जो वो कैंसर की डेथ्स को क्रॉस कर सकती हैं। तो वो बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है हमारे लिए। तो नई रिसर्च चल रही है, लेकिन उसकी स्पीड हमेशा कम होती है और हमारी जो फंडिंग्स हैं वो भी उस लेवल की रिसर्च में नहीं जाती हैं जिस लेवल की जानी चाहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें स्पीड अप हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा चाइना और पाकिस्तान पहले दूसरे नंबर पर हैं। चाइना में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के 52 मिलियन और पाकिस्तान में 10 मिलियन मामले दर्ज हैं। भारत के कई राज्यों में मानसून आ गया है, कई राज्यों में आने वाला है। जहां नहीं आया वहां लोग गर्मी से बेहाल हैं और जहां आ गया वहां बाढ़ से। असम की कंडीशन कुछ ऐसी है जहां बाढ़ से 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला नलबाड़ी है, जहां 45,000 लोग जूझ रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने अभी तक 1300 लोगों को बचा लिया, लेकिन हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए 14 राहत शिविर, 17 राहत वितरण केंद्र स्थापित कर दिए हैं और इससे पीड़ितों को राहत देने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन घर तबाह हो जाने का दुख उनके आंसू बन रहा है। ये बुजुर्ग घर बह जाने के दुख में रो रहे थे और बता रहे थे कि कुछ भी नहीं बचा। मौसम विभाग ने 22 से 26 जून तक असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो अभी हालात क्या है वहां और लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, ये जानने के लिए हमने फोन मिलाया गुवाहाटी में आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप को। जो रिसेंट नया रिपोर्ट निकला था, ऑलमोस्ट 34,000 पीपल इफेक्ट हुआ था टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट में। पर कल ही एक हेवी रेनफॉल आने के बाद कल का डाटा बोलता है कि 1.2 लाख अराउंड 1.2 लाख पीपल हैव बीन हिट बाय द फ्लड। तो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे फ्लड आया है, वहाँ पे बक्सा है, बरपेटा है, दरंग है, धेमाजी है। और जो हाईएस्ट
डिस्ट्रिक्ट में फ्लड हुआ आया है कि नौलबारी में अभी फिलहाल 45,000 पीपल को रेस्क्यू किया गया है एंड बक्सा से 26,000 को फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 5 डिस्ट्रिक्ट में आपका रिलीफ कैंप सेटअप किया गया है। 14 रिलीफ कैंप अभी चल रहा है और वहाँ पे 2000 से ज्यादा आदमी को रखा जा रहा है। फिलहाल रिलीफ कैंप के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ पे खाना का आयोजन से उन लोग का रहने के लिए सब कुछ रिलीफ कैंप में दिया जा रहा है। सारस्वत, आप वहां पर हैं और आपने बताया कि बारिश अभी रुकी नहीं है, तो स्थिति और भी बिगड़ने के आसार लग रहे हैं। क्योंकि स्थिति और खराब हो सकता है, हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ASDMA का रिपोर्ट निकल के आ रहा है, जो वेदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेक्टेड है और हैवी रेनफॉल का। अगर क्योंकि हैवी रेनफॉल आता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर है जो हम असम का एक मेन रिवर है जहाँ काफी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होता है, और वहाँ पे ऑलरेडी रेड अलर्ट दिया गया है ब्रह्मपुत्र लेवल का वाटर का। तो अगर फिर एक हैवी रेनफॉल निकल के आता है कल परसों, तो ये जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उनका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी इफेक्ट होगा, ऐसा जानने के लिए मिल रहा है। और एक बात है, जो जोरहाट जगह है मिडिल असम में, जो जोरहाट जगह है वहाँ पे ऑलरेडी जो ब्रह्मपुत्र का ऑलरेडी वहाँ पे रेड अलर्ट दिया गया है। एंड डिब्रूगढ़ एक टाउनशिप है जहाँ पे जो रिवर है काफी क्लोज बाय है और जो सिटी है वो काफी क्लोज बाय है। तो अगर वहाँ पे फ्लड आता है डिब्रूगढ़ सिटी को काफी हैम्पर होगा, तो हम लोग को जानने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सारस्वत। असम में बाढ़ की स्थिति नई नहीं है। पिछले साल बाढ़ में 202 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 2021 में 167 लोगों ने। और उधर आज से 4 दिन पहले संडे को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के करीब से एक सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में उतरी थी। सबमर्सिबल आप समझिए जैसे छोटी मोटी पनडुब्बी जैसी। इसमें ड्राइवर समेत 5 लोग मौजूद थे और इन्हें समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर नीचे उस पॉइंट तक जाना था जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। करीब 1.25 घंटे बाद ये टाइटन सबमर्सिबल अचानक रडार से गायब हो गई और तब से इसका कोई अता पता नहीं है। इस सबमर्सिबल में ड्राइवर पॉल हेनरी के साथ बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, एक एडवेंचरर और टाइटन सबमर्सिबल के CEO सवार थे। जानकारी ये है कि सबमर्सिबल में 4 दिनों का ऑक्सीजन स्टॉक में रहता है और आज कुछ घंटों में ये खत्म हो जाएगा या फिर हो चुका होगा। इसे ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट समेत अमेरिका और कनाडा ने 3 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भेजे हैं। इसके अलावा एक P-8 एयरक्राफ्ट और 2 कैनेडियन सरफेस शिप्स भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। इस सर्च ऑपरेशन की पूरी दुनिया में चर्चा है। अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा से बात की। समुद्र में किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं होता, क्योंकि आप किसी तरह के वेव्स वहाँ डाल नहीं सकते। GPS चलता नहीं, नेविगेशन नहीं चलता, रेडियो वेव्स थोड़ी बहुत चल जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती नहीं। इकलौता माध्यम है सोनार या कैमरा। तो सोनार से रिलेटेड जो यंत्र हैं वो अमेरिका और कनाडा के गोताखोर और जो कंपनियां हैं वो डाल रहे हैं। वो इससे पता कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। वो सोनार वेव्स से आकृति गढ़ते हैं। सोनार वेव्स जहाँ टकराएंगी उससे जब वापस लौट के आएंगी तो पता चलेगा कितनी दूरी पे हमारी वेव्स जाके वापस आ रही हैं। तो वहाँ पे कितनी हाइट का, कितना लंबा चौड़ा कौन सी चीज़ है, उससे वो इमेज बनाते हैं। दूसरा माध्यम है कैमरा। मतलब आप कोई सबमर्सिबल डालें। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो टाइटन है ये पनडुब्बी नहीं है, इसको सबमर्सिबल कहा जाता है। तो उस सबमर्सिबल को खोजने के लिए आपको दूसरा कोई एक सबमर्सिबल डालना पड़ेगा या रोबोट डालना होगा। ऐसा एक रोबोट अवेलेबल है जो अभी शाम तक मेरे ख्याल से वहाँ पहुँच जाएगा। विक्टर नाम है उसका, और वो 6000 मीटर तक की गहराई में जाने की काबिलियत रखता है। उसमें कैमरे हैं और सेंसर्स लगे हैं सोनार जैसे, सोनार वेव्स फेंकने के लिए। तो वो ये जज कर सकता है कि आसपास कहाँ है। लेकिन तब तक उस सबमर्सिबल में बैठे हुए लोग सही सलामत रहेंगे कि नहीं, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब आपके सर के ऊपर इतना पानी हो तो वो दबाव मान के चलिए लाखों करोड़ों हाथी के बराबर होता है।
ऋचिक, फिलहाल हादसे के कारणों पर क्या कयास लग रहे हैं? कई वजह हो सकती हैं। पहली बड़ी वजह ये हो सकती है कि कोई अंडर करंट हो जिसको पनडुब्बी संभाल ना पाया हो, जो सबमर्सिबल है इनका टाइटन, वो उसको मैनेज नहीं कर पाया हो। क्योंकि अगर आप टाइटन के बाहरी स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 2 प्रोपेलर्स हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए एक प्रोपेलर, दूसरा प्रोपेलर जो है वो आगे और पीछे के लिए 2-2 पेयर में है, एक पेयर में। वो बड़े छोटे छोटे से हैं और इतनी बड़ी सबमर्सिबल को कोई भी वाटर करंट तेज़ी से अगर अंदर बहती है तो फ्लो कर सकता है। मैंने बहुत पुरानी एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि टाइटैनिक शिप के एक तरफ बहुत तेज़ फ्लो होता है और दूसरी तरफ बहुत धीमा फ्लो होता है, और ये फ्लो कभी भी बदल जाता है। तो ऐसे में अगर वहाँ कोई चीज़ फंसी है तो वो धक्के में समुद्र की अंदर गहराई में जा सकता है। दूसरा बड़ा खतरा ये है कि टाइटैनिक जैसा जब बड़ा जहाज़ डूबता है उसके साथ मलबा भी बहुत गिरता है। नीचे का जो सी बेड है, जो तलहटी है, वो कचड़े से भरा पड़ा है। हो सकता है कि वहाँ पे तार हो, वायर हो, लोहे की कोई चीज़ पड़ी हो, उससे ये सबमर्सिबल टकरा गया हो या वहाँ कहीं फंस गया हो। क्योंकि जब आदमी इतना पैसा लगा करके टाइटैनिक को नज़दीक से देखने जाता है तो वो कोशिश करता है कि मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक ले जा करके देख सके। ये मानव प्रवृत्ति है और हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं। हम चिड़ियाघर भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि शेर के नज़दीक जा करके देख लें, लेकिन जब पंजा पड़ता है तब पता चलता है कि नहीं, वो खतरनाक है। और यही टाइटैनिक के साथ वहाँ पे ये लोगों के साथ हो सकता है ये हुआ हो कि वो किसी मलबे में टाइटैनिक के फंस गए हों। ये भी हो सकता है कि मामूली सा पिन कहीं अटका हो लेकिन ये उसको निकाल नहीं पा रहे हैं और निकल नहीं पाते। जैसे आमतौर पे आप देखो किसी फंक्शन में किसी के कपड़े के साथ कहीं कुछ फंस जाता है तो निकलता नहीं, फट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ हो सकती। तीसरा ये हो सकता है कि किसी बड़े जानवर का हमला हुआ हो, कोई ऐसा शार्क, ऐसी व्हेल या शार्क जो नीचे रहती हो बहुत गहराई में, उसे लगा हो ये शिकार है और उसने हमला करके इनकी कोई ज़रूरी वायर या ज़रूरी पाइप, बाहर जो पाइप से उनको कहीं काट दिया हो, चोट पहुंचाया हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचिक। इस सबमर्सिबल के यात्रियों में ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हार्डिंग शामिल हैं, जिन्होंने भारत में अफ्रीका से 8 चीते लाने में सहयोग किया था। और फिलहाल बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद। किसी की मौत पर रोते बिलखते लोगों को तो हम सब ने देखा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सिद्धार्थ नगर में एक परिवार में लोग एक बकरे की मौत पर इसी तरह रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बकरे के मालिक हैं शकील साहब, जो अंबरनाथ रेलवे स्टेशन के पास कपड़े की दुकान चलाते हैं। रोने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि बकरे से बड़ी मोहब्बत है, बल्कि ये भी है कि बकरे की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। शकील का कहना है कि उनके पास बहुत सारी बकरियां हैं। ऐसे ही एक बकरी ने कुछ साल पहले एक सफेद चकत्तेदार बकरे को जन्म दिया। शकील को वो बहुत पसंद था। उन्होंने उसका नाम रखा शेरू। पर शकील ने यह भी दावा किया है कि शेरू के जिस्म पर अल्लाह और मोहब्बत छपा हुआ था। गर्दन के पास उसके कुछ बाल उधड़े हुए थे, जिन्हें गौर से देखो तो वो अल्लाह और मोहम्मद लगता है। शेरू को उन्होंने बड़े प्यार से पाला। उसके सिर्फ 2 दांत थे, जो कि बकरों में बड़े अच्छे माने जाते हैं। जब वो बड़ा हुआ तो शकील ने फैसला किया कि वो बकरीद पर शेरू को 1,12,07,86 रुपए में बेचेगा और जो रकम मिलेगी उससे वो गांव में एक स्कूल बनवाएगा जिसमें बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। वो रोज उसे सुबह सेब, अंगूर, बाजरा और शाम को मक्का, चना और काजू बादाम खिलाते थे। पर इस साल जब उसे बकरीद पर बेचने का मन बनाया तभी उनके हिस्से मायूसी आई। शेरू को कोई बीमारी हो गई। शकील बताते हैं कि वो शेरू के लिए रोजाना 2000 की दवा लाते थे, पर आखिरकार शेरू की तबीयत बिगड़ती गई और बीते दिनों उसकी मौत हो गई। शेरू की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। कई वीडियो ब्लॉगर्स ने इस पर ब्लॉग भी बनाया है, कई अखबारों में भी उसकी चर्चा है। पर आखिरकार 100 करोड़ का शेरू इस दुनिया से चला गया। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। दिन भर को समेटने का वक्त हो चला है, लेकिन आज है गुरुवार और पढ़ाकू नितिन आ गया है। सुनिएगा जरूर पढ़ाकू नितिन, क्योंकि इस बार जो बात हुई है वो आपके उन साथियों के बारे में हुई है जिन्हें आप बचपन में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। है ना कमाल की बात? सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा हमारा एपिसोड radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।